बता दिया था। राजकोषीय सुधार क्या हुए थे वो मैंने आपको बता दिया था। वित्तीय क्षेत्र के अंदर क्या क्या सुधार हुए थे वो मैंने आपको बता दिया था। अब एक सुधार और आपको पढ़ना है, उसके बाद उदारीकरण जो है आपका पूरा का पूरा जो है ये ख़त्म हो जाएगा। तो इसका जो नाम है चौथे सेक्टर का, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं बाहरी क्षेत्र सुधार। ठीक है, बाहरी क्षेत्र सुधार। इस बाहरी क्षेत्र सुधार के अंदर विदेशी विदेशी क्षेत्र सुधार भी आप कह सकते हो इसको, बाहरी क्षेत्र संबंधी सुधार, ये इसको जो है कहा जाता है। तो इसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, इसके अंदर आपको दो तरीके की चीज़ें पढ़नी है। सबसे पहला आपको इसके अंदर क्या पढ़ना है, सबसे पहला इसके अंदर आपको पढ़ना है विदेशी, सबसे पहला इसके अंदर आपको पढ़ना है विदेशी व्यापार नीति सुधार। विदेशी व्यापार से रिलेटेड सरकार ने क्या क्या सुधार किए, और उसके बाद आपको पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है विदेशी विनिमय सुधार। ये दो टॉपिक इसको आपको पढ़ने हैं। ये दोनों टॉपिक को बाहरी क्षेत्र का मतलब दूसरे देशों के साथ यहाँ पे बात चल रही है, तो भाई बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इससे प्रीवियस वाले चैप्टर के अंदर एक चैप्टर हमने पढ़ा था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था विदेशी व्यापार। मैंने उस चैप्टर के अंदर आपको क्या पढ़ाया था, मैंने उस चैप्टर के अंदर आपको ये पढ़ाया था कि मेरे भाई हमने जो है ना 40 सालों तक 1950 से लेकर 1990 तक हमने जिस स्ट्रैटेजी को अडॉप्ट किया उसका जो नाम था वो था मेरे भाई आयात प्रतिस्थापन की नीति, जो कि फोकस करती है कि आयात नहीं करना है, इस बात पर जो है फोकस करती है। आयात नहीं करना, कैसे भी करके आपको अपने ही देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को बनाना है, आयात नहीं करना है। ये 40 साल तक हमने अडॉप्ट करी थी, जिसको करने के लिए सरकार ने दो टूल का वो करा था। जो टैरिफ होता है ना, टैरिफ, आपको ये ध्यान रखना है, उसको प्रशुल्क भी कहते हैं, क्योंकि कभी कभी ना एग्ज़ाम के अंदर प्रशुल्क भी लिख के आ जाता है। तो प्रशुल्क कह लीजिए या टैरिफ कह लीजिए, एक ही चीज़ होती है। और दूसरा जो वर्ड होता है वो है कोटा। तो हमने ये पढ़ा था कि हमने इस चीज़ को अडॉप्ट किया था 40 सालों तक। तो अगर हम बात करते हैं विदेशी व्यापार नीति सुधारों के अंदर कि इसके अंदर सरकार ने क्या क्या सुधार किए, तो इसका सीधा सीधा मतलब क्या होगा, इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि अब हमने, अगर हम 1991 की बात करें तो 1991 में हमने जो है ये जो आयात प्रतिस्थापन की, ये जो हमने नीति को अपना रखा था, आयात प्रतिस्थापन की नीति को ख़त्म करना, आयात प्रतिस्थापन की नीति को ख़त्म करना क्या कहलाता है, आयात प्रतिस्थापन की नीति को ख़त्म करना विदेशी व्यापार संबंधी सुधार कहलाता है। टॉपिक का नाम है कि विदेशी व्यापार से रिलेटेड सरकार ने क्या क्या सुधार किए। तो हमने जिस पॉलिसी को 40 सालों तक अडॉप्ट कर रखा था, हमने 40 सालों तक जिस पॉलिसी को अडॉप्ट कर रखा था, हमने क्या करा, हमने जो है उन सभी को हमने जो है ख़त्म कर दिया। 40 सालों तक जिसको भी अडॉप्ट कर रखा था उन सब चीज़ों को हमने ख़त्म कर दिया। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करते हैं प्रशुल्क की, तो प्रशुल्क को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अगर हम बात करते हैं कोटा सिस्टम की, क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। अगर हम बात करते हैं दूसरे देशों से जब हमें आयात वगैरह करना होता है तो उसके लिए लाइसेंस वगैरह की ज़रूरत होती है। तो लाइसेंस की अगर हम बात करते हैं, आयात के लिए लाइसेंस वगैरह चाहिए होता है, तो ये सब हमने जो है हटा दिया, आयात प्रतिस्थापन की नीति को ख़त्म कर दिया। तो अगर आपसे वो व्यापार संबंधी सुधार पूछता है कि भाई क्या क्या सुधार किए, तो हमने आयात प्रतिस्थापन की नीति को ख़त्म कर दिया। और अगर आयात प्रतिस्थापन की नीति ही ख़त्म हो गई तो आयात प्रतिस्थापन के अंदर ही तो ये दोनों चीज़ें थी, प्रशुल्क और कोटा।
प्रतिस्थापन का मतलब होता है उस एक की जगह पे कोई दूसरा यूज़ करना। जैसे इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा है प्रतिस्थापन वस्तुएं चाय और कॉफ़ी, पेन और पेंसिल, ठीक है। चाय नहीं मिल रही तो कॉफ़ी सही, कॉफ़ी नहीं मिल रही तो चाय सही, ठीक है ना। इसको कहते हैं प्रतिस्थापन। तो आयात प्रतिस्थापन का मतलब क्या है, दूसरे देशों से आयात नहीं करना, खुद अपने देश में बनाना है। तो जब नीति ही ख़त्म हो गई तो ना रहा प्रशुल्क और ना रहा कोटा और लाइसेंस सिस्टम, दूसरे देशों से आयात निर्यात करने के लिए सब कुछ ख़त्म कर दिया गया। इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं विदेशी व्यापार संबंधी सुधार। ये विदेशी व्यापार संबंधी सुधार है। और अगर हम बात करते हैं विदेशी विनिमय सुधार की, तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से आपको ज़रा यहाँ पे सुनना है। विदेशी विनिमय सुधार की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारा अभी आगे चैप्टर आने वाला है समष्टि अर्थशास्त्र के अंदर, जिसमें हम विदेशी विनिमय को पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे हम कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे बेटा, वो है जैसे हम कहते हैं कि $1 जो है वो भाई 75 रुपये का है। तो ये कैसे डिसाइड हुआ, किसने डिसाइड करा कि $1 75 रुपये का है या 70 रुपये का है या 80 रुपये का है, कौन डिसाइड करता है ये। और आप देखते हो ये रोज़ बदलता रहता है, 0.5 0.2 कुछ ना कुछ रोज़ बदलता रहता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो विदेशी विनिमय की जो दर होती है ना, ये हम समष्टि में पढ़ेंगे। आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है, 3 तरीके की विनिमय दर होती है। एक जो दर होती है उसको हम कहते हैं स्थिर विनिमय दर। स्थिर विनिमय दर, विनिमय का मतलब होता है एक का दूसरे में अदला बदली। जैसे कि डॉलर किसकी करेंसी है, अमेरिका की करेंसी है, और ये किसकी करेंसी है, ये भारत की करेंसी है। तो अगर कोई फिरंगी आता है भारत के अंदर तो उसको $1 के बदले में कितना पैसा मिलेगा, 75 रुपये। और अगर इंडियन जाता है अमेरिका में तो उसको अगर $1 चाहिए तो कितने देने पड़ेंगे, 75 रुपये। तो जिस रेट पर एक देश की मुद्रा का दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तन होता है उसको विदेशी विनिमय दर कहते हैं। ये 3 तरीके की होती है। एक होती है स्थिर विनिमय दर, एक होती है लचीली विनिमय दर, और एक होती है मिश्रित विनिमय दर। 3 तरीके की होती है। आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है तीनों क्या होती है, ये तो हम समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे ही। आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है कि जो स्थिर विनिमय दर होती है ना, उसमें ये जो बात हो रही है कि $1 कितने रुपए का होगा, वो कौन डिसाइड करता था, वो डिसाइड करती थी सरकार। लचीली विनिमय दर कौन सी होती है, लचीली विनिमय दर वो होती है जहाँ पे ये चीज़ सरकार डिसाइड नहीं करेगी, वहाँ पे ये चीज़ कौन डिसाइड करेगा। मैंने लिख दिया D = S। D = S का मतलब, D का मतलब है डिमांड, S का मतलब है सप्लाई। डिमांड और सप्लाई डिसाइड करेंगे कि विनिमय दर कितनी होगी। किसकी डिमांड और किसकी सप्लाई, विदेशी मुद्रा की, कि हम लोग विदेशी मुद्रा की हमारे को कितनी डिमांड है और विदेशी मुद्रा हमारे पास कितनी आ रही है। डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली सब कुछ डिसाइड होता है। इसको आप एक टर्म में बाजार की शक्तियां जो है ये भी कह सकते हो। किसकी डिमांड और किसकी सप्लाई, विदेशी मुद्रा की, कि हम लोग कितनी डिमांड कर रहे हैं, वो लोग हमारे पास कितना विदेशी मुद्रा भेज रहे हैं उसकी। और मिश्रित का मतलब क्या होता है, मिश्रित का मतलब होता है दोनों, मतलब गवर्नमेंट भी रहेगी और डिमांड और सप्लाई भी काम करेंगे। तो अभी आपको इतना ध्यान रखना है। तो आपको पहले क्या 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 होता है, हाँ बता रहा हूँ ना, रुको तो सही। आपको अब क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है कि मेरे भाई हमने पहले ना स्थिर विनिमय दर को अडॉप्ट कर रखा था। हमने पहले स्थिर विनिमय दर को अडॉप्ट कर रखा था। तो हमने इसके अंदर क्या सुधार किया, हमने इसके अंदर ये सुधार किया कि अब हमने स्थिर विनिमय दर को छोड़कर किसको हमने अडॉप्ट कर लिया, 1991 में लचीली विनिमय दर को हमने अडॉप्ट कर लिया। तो अगर आपसे वो पूछ ले कि भाई बाहरी क्षेत्र के अंदर
विदेशी विनिमय में क्या सुधार किया गया है? तो आपको ये बोलना है कि पहले तो हम स्थिर विनिमय दर को हमने अडॉप्ट कर रखा था, जिसमें विनिमय दर का निर्धारण कौन करता था? जिसमें विनिमय दर का निर्धारण सरकार करती थी। सरकार बताती थी कि $1 कितने रुपए का होगा। लेकिन फिर हमने इसको छोड़कर 1991 में हमने किसको अडॉप्ट कर लिया? 1991 में फिर हमने अडॉप्ट कर लिया लचीली विनिमय दर को। ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। अब बेटा जरा बहुत ध्यान से सुने, सारा ध्यान यहीं पे होना चाहिए वरना ऊपर से चला जाएगा। एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं BOP, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बताता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको ये बताता है एक देश ने दूसरे देशों के साथ एक साल के अंदर अंदर कितना निर्यात किया और कितना आयात किया। ये भी हमारा चैप्टर आएगा। इसको हम भुगतान शेष कहते हैं, इसको हम भुगतान शेष कहते हैं हिंदी में। तो ये भी समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, वहाँ पे हम इसको पढ़ेंगे डीप से। क्या बोला मैंने? मैंने ये बोला कि भारत ने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, दूसरे देशों के साथ एक साल के अंदर अंदर किन किन चीज़ों का निर्यात किया और किन किन चीज़ों का आयात किया, उसको ये रिकॉर्ड करता है। एक खाता है ये, उसको रिकॉर्ड करता है। तो इसके 3 टाइप होते हैं, इसके 3 टाइप होते हैं। पहला कौन सा होता है? पहला होता है संतुलित। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है घाटे का। और तीसरा होता है क्या कहते हैं, अनुकूल। इसमें क्या क्या होता है? संतुलित तब होता है जब निर्यात बराबर होता है आयात के। घाटे का तब होता है जब निर्यात कम होता है और निर्यात कम होता है और आयात ज़्यादा हो जाता है। और अनुकूल कब होता है? अनुकूल तब होता है जब निर्यात जो है वो ज़्यादा होता है और आयात जो है वो कम होता है। इसके 3 तरीके के टाइप होते हैं। प्लीज़ ज़रा ध्यान से सुनिएगा। वैसे तो हम इसको वहाँ पे पढ़ेंगे, लेकिन अभी जो आपको समझना है उसके लिए आपको ये समझना ज़रूरी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है जो ये बताता है एक साल ने भारत ने दूसरे देशों के साथ, हाँ लिख सकते हैं, भारत ने दूसरे देशों के साथ एक साल के अंदर अंदर कितना आयात निर्यात किया, उसको रिकॉर्ड करता है। मैंने बोला 3 तरीके का होता है, संतुलित, घाटे का और अनुकूल। घाटे वाले को प्रतिकूल भी कह सकते हो, ठीक है। तो मैं आपसे, संतुलित कब होता है? जब निर्यात बराबर होता है आयात के। घाटे का कब होता है? मैंने बोला जब निर्यात कम रह जाता है। और अनुकूल कब होता है? जब निर्यात ज़्यादा होता है इससे। वैसे तो इसको क्या होता है? क्या? अनुकूल। ये अनुकूल है, ये अनुकूल है। अनुकूल कब होगा? जब निर्यात ज़्यादा होगा आयात से। वैसे तो इसके ये तीनों टाइप होते हैं, लेकिन आपको अभी बस ये ध्यान रखना है कि ये हमेशा संतुलित ही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये वाली दोनों सिचुएशन क्रिएट हो रही है, मतलब अगर मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट ये एक साल के अंदर अंदर बेटा, जैसे 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च जो होता है, इसको हम लिखा वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो 1 तारीख से ये रिकॉर्ड करना चालू करेगा अपने अंदर कि क्या क्या आयात हो रहा है, क्या क्या निर्यात हो रहा है। और अगर 31 तारीख को, 31 मार्च को ये हमेशा बराबर आना चाहिए, मतलब जितना आयात है उतना ही निर्यात होना चाहिए। अगर इधर 5 लाख है तो इधर भी 5 लाख होना चाहिए। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता बेटा, अपना आप कैसे बराबर आ जाएगा? ये ऐसा कैसे हो जाएगा? अगर इधर 5 लाख है इधर 5 लाख होगा, कुछ भी हो सकता है, बराबर कैसे आ जाएगा? तो अगर साल के अंत में इन दोनों में से कोई सी सिचुएशन क्रिएट होगी, या तो निर्यात ज़्यादा होगा या निर्यात कम होगा, तो मुझे, अगर मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट में ऐसा हो रहा है, घाटा हो रहा है या ये हो रहा है, तो मुझे उसको बराबर करना पड़ता है, ज़बरदस्ती करना पड़ेगा, इसको 5 लाख करना पड़ेगा। अगर 31 मार्च को या तो घाटे का होगा या अनुकूल होगा, अपने आप तो बराबर नहीं होगा, तो मुझे उसको बराबर करना पड़ेगा। तो उसको करने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई निर्यात ज़्यादा है
या निर्यात कम है। अगर बेटा ये वाली सिचुएशन है, ये वाली निर्यात कम है आयात ज़्यादा है, तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है निर्यात को बढ़ाओ और आयात को कम करो, तब जाके आप इस सिचुएशन पे पहुंच पाओगे। और अगर हम इसकी बात करें, इसका सिचुएशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है? इसमें निर्यात ज़्यादा है तो निर्यात को कम करो और आयात को बढ़ाओ। तो ये बकवास हम क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमें एक टॉपिक को समझना है जिसका नाम है अवमूल्यन। अवमूल्यन जो है क्या? हाँ जी, हाँ दीपांशु, एक मिनट रुको ज़रा। मैंने अभी ये समझाया है कि हमारे को इस टॉपिक के अंदर बाहरी क्षेत्र संबंधी सुधार में दो चीज़ पढ़नी थी। पहला विदेशी व्यापार और दूसरा विदेशी विनिमय। विदेशी व्यापार नीति का मतलब तो ये है आयात प्रतिस्थापन की नीति को ख़त्म कर देना, और विदेशी विनिमय का मतलब मैंने आपको ये बोला, जैसे हम बोलते हैं $1 75 का है, तो ये चीज़ कौन डिसाइड करता है? तो इसमें 3 तरीके की चीज़ें होती हैं। पहला होता है स्थिर विनिमय, दूसरी होती है लचीली और तीसरी होती है मिश्रित। स्थिर विनिमय का मतलब है सरकार डिसाइड करती है, लचीली का मतलब होता है डिमांड सप्लाई, और मिश्रित का मतलब होता है दोनों। ये हमारा चैप्टर है समष्टि में, इसको वहाँ पे डीप से पढ़ेंगे। तो अगर आपसे वो पूछे, हाँ, अगर वो आपसे पूछे कि भाई इसमें क्या सुधार किए गए हैं विदेशी विनिमय में, तो आपको लिखना है पहले हम स्थिर विनिमय दर को अपनाते थे, अब हमने लचीली को अपना लिया था 1991 में। मतलब पहले सरकार खुद डिसाइड करती थी, अब सरकार डिसाइड नहीं करती, अब डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंगली चलता है। फिर मैंने बोला मुझे एक टॉपिक और पढ़ाना है, उसके लिए आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट समझना पड़ेगा। ये क्या होता है? ये एक अकाउंट, हाँ जी, ये एक अकाउंट है जो कि ये बताता है एक साल के अंदर अंदर भारत ने दूसरे देशों के साथ कितना निर्यात किया, कितना आयात किया, उसको ये शो करता है। और ये 3 टाइप का होता है, संतुलित, घाटे का और अनुकूल। संतुलित तब होता है जब निर्यात और आयात बराबर होते हैं, घाटा तब होता है जब निर्यात कम रह जाता है, आयात ज़्यादा हो जाता है, और अनुकूल तब होता है जब निर्यात ज़्यादा होता है और आयात कम होता है। अब आपको क्या ध्यान रखना है, मैंने बोला ये एक साल के अंदर अंदर 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये लेखा वर्ष जो होता है हमारा, उसमें ये रिकॉर्ड करता रहेगा। लेकिन 31 तारीख को जब 31 मार्च आएगा तो ये दोनों बराबर होने चाहिए। अगर यहाँ पे 5 लाख है तो यहाँ भी 5 लाख होना चाहिए, दोनों बराबर होने चाहिए आयात निर्यात। लेकिन ऐसा तो अपने आप तो नहीं होगा। तो जब 31 तारीख आएगी तो इन दोनों में से कोई सी स्थिति क्रिएट हो रही होगी, या तो निर्यात कम होगा या निर्यात ज़्यादा होगा। अगर कम है तो उसे घाटे का कहते हैं, ज़्यादा है तो अनुकूल। तो इसको करने के लिए अगर ये दोनों सिचुएशन हो रही है तो मुझे इसको बराबर करना है, ज़बरदस्ती करना है। तो कैसे करना है ज़बरदस्ती? अगर ये वाली सिचुएशन होगी, यहाँ निर्यात कम पड़ रहे हैं, तो यहाँ निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा और आयात को कम करना पड़ेगा, तो जाके ये ऐसा बनेगा। और अगर ये वाली सिचुएशन हो रही है तो यहाँ निर्यात ज़्यादा है, यहाँ निर्यात को कम करना पड़ेगा और आयात को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये वाली स्थिति इसमें कन्वर्ट होगी। लेकिन ये कैसे होता है, कैसे निर्यात बढ़ेंगे और कैसे आयात घटेंगे, ये आपको समझना है। तो एक टर्म है जिसको हम कहते हैं डीवैल्यूएशन। डीवैल्यूएशन का क्या मतलब होता है? तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से, वरना ऊपर से चला जाएगा। मान लीजिए $1 जो है ना, $1 अभी 70 रुपये का है, 70 रुपये का। और एक समोसा जो है वो 5 रुपये का है। तो एक फिरंगी आता है बाहर से, एक फिरंगिनी आ गई बाहर से, ठीक है, मान लीजिए सिमरन नाम है इसका, और भाई साहब 5 रुपये का एक समोसा है। तो अगर ये आई, ये अमेरिका से आई है, ठीक है, अगर ये भारत के अंदर आई तो $1 में कितने समोसे खा लेगी ये? अभी ये $1 में 14 समोसे खा लेगी मेरे भाई, क्योंकि 14 पंजे 70 होता है, ठीक है जी। अच्छा, अब क्या हुआ, यही $1 जो 70 रुपये का था, यही $1 अब 80 रुपये का हो गया। तो ये फिरंगनी कितने खा सकती है?
उसी $1 में पहले ये 14 क्वांटिटी खा रही थी, लेकिन अब ये उसी $1 में 16 समोसे खा सकती है, उसी $1 में। इसके पास तो वही $1 है, लेकिन जिसमें पहले ये 14 समोसे खा पा रही थी, ये अब उसी $1 में 16 समोसे खा पा रही है। इसका मतलब क्या? हाँ, 2 बढ़ गए, क्वांटिटी 2 बढ़ गई। और कब बढ़ी क्वांटिटी 2? जब $1 70 रुपये का था और $1 जब 80 रुपये का हो गया ना, तो इससे क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। इससे क्या होता है, जो दूसरे देश के जो लोग होते हैं, दूसरे देश के जो लोग होते हैं, उनके लिए हमारी जो वस्तु होती है ना, हमारी वस्तु वो क्या हो जाती है, वो सस्ती हो जाती है। और जिससे वो क्या करते हैं, जिससे वो उपभोग जो है वो ज़्यादा करते हैं, और हमारा निर्यात क्या हो जाता है, हमारा निर्यात जो है वो बढ़ जाता है। उनके लिए तो हमारी वस्तु सस्ती हो गई, लेकिन हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए उनकी वस्तु क्या हो गई, हमारे लिए उनकी वस्तु महंगी हो गई। अभी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, उपभोग घटा देंगे, जिससे हमारा आयात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब आप बोलोगे भाई ये क्या लिख दिया तूने कि हमारे लिए उनकी वस्तु महंगी हो गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं, अभी तो ये फिरंगनी आई हमारे यहाँ पे, अगर मैं जाता अमेरिका, तो अगर मैं अमेरिका जाता तो जो $1 में पहले 70 रुपये में ख़रीद पा रहा था, अब उसी $1 को ख़रीदने के लिए मुझे अपनी जेब से 80 रुपये देने पड़ेंगे। तो मुझे तो महंगा पड़ रहा है ना डॉलर। पहले मैं 70 रुपये में ख़रीद लेता था और अब 80 रुपये में ख़रीद रहा हूँ, तो मेरे को, हाँ, मेरे को महंगा पड़ रहा है। ये चीज़ इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान है, ठीक है, इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से नुकसान है, लेकिन किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, दूसरे देश के लोगों के लिए फ़ायदा है। तो इससे क्या हो रहा है, निर्यात बढ़ रहा है और आयात कम हो रहा है। तो इसको, इसी चीज़ को क्या कहते हैं, अगर $1 70 से 80 रुपये का हो जाए, और ये कौन करे, ये करे सरकार। अगर सरकार $1 की वैल्यू अगर 70 से बढ़ा दे, 75 कर दे, 80 कर दे, कुछ भी कर दे, तो इससे ये वाली सिचुएशन होगी और निर्यात बढ़ेंगे और आयात कम हो जाएंगे। तो अगर मेरे को इस वाली स्थिति को ठीक करना था, ऊपर आ जाइए, अगर मुझे इस वाली स्थिति को ठीक करना है, मतलब अगर मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा हो रहा है, तो उसको ठीक करने के लिए मैंने क्या बोला, ये इसका सोल्यूशन था। मैंने बोला इसका सोल्यूशन क्या है, निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा, आयात को कम करना पड़ेगा। तो अगर मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में घाटा हो रहा है, तो भाई सरकार को करना पड़ेगा डीवैल्यूएशन। लेकिन अगर भाई मेरे बैलेंस ऑफ पेमेंट में ये वाला सिचुएशन है अनुकूल की, निर्यात ज़्यादा है आयात से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, तो आपको ध्यान रखना है, जैसे ये वर्ड है डीवैल्यूएशन, बिल्कुल इसका एक और भाई है, उसको कहते हैं रीवैल्यूएशन। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर $1 70 का है और एक समोसा 5 रुपये का था, तो वो फिरंगनी आई और कितने समोसे खा गई हमारे, वो खा गई 14 समोसे हमारे। लेकिन अब वही $1 कितने रुपए का हो गया, 60 रुपये का। अब वो कितने समोसे खा सकती है, अब वो केवल 12 ही समोसे खा सकती है। जबकि पहले क्या हो रहा था, पहले 16 खा रही थी, अब 12 खा रही है। अब क्वांटिटी कम हो गई, पहले $1 70 से 80 का हुआ था, अब $1 70 से 60 का हो गया। इस चीज़ को रीवैल्यूएशन कहते हैं। इससे क्या हो गया है, हाँ, इससे 2 सिचुएशन होती है। हाँ 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 बोलो। $1 की वैल्यू सर ये अपनी सरकारी निर्धारित कितनी होगी? हाँ, ये मैं रहा हूँ, पहले हम स्थिर विनिमय दर को अपनाते थे, तो सरकार बैलेंस ऑफ पेमेंट की स्थिति को देखते हुए डिसीजन लेती थी कि मुझे डीवैल्यूएशन करना है या मुझे रीवैल्यूएशन करना है। तो इससे क्या होगा, इससे जो विदेशी होते हैं उनके लिए हमारी वस्तु महंगी हो जाती है, जिससे वो हमारी वस्तुओं का कम उपभोग करते हैं। लेकिन भारतीय के लिए क्या होता है, भारतीयों के लिए उनकी वस्तु सस्ती हो जाती है, जिससे हम आयात क्या करते हैं, हम आयात ज़्यादा करते हैं।
तो सरकार को डीवैल्यू, हाँ जी बोलिए। सर ऐसे तो सर वो जो हमारी डॉलर की वैल्यू ऐसे तो सरकार बराबर भी दिखा सकती है। डॉलर की वैल्यू क्या होती है? क्या दीपांशु क्या कह रहे हो? आपकी आवाज़ म्यूट हो गए आप। डॉलर की वैल्यू क्या होती है? अनम्यूट कीजिए पहले। डॉलर की वैल्यू जो है सरकार भी दिखा सकती है। क्या नहीं हो सकती? सरकार गवर्नमेंट दिखा सकती है नहीं डॉलर की वैल्यू। भाई, पहले 1990 तक हम स्थिर विनिमय दर को अपनाते थे, जिसमें ये वैल्यू सरकार खुद डिसाइड करती थी। लेकिन उसके बाद 1991 में जब हमने लचीली विनिमय दर को अडॉप्ट कर लिया, तो फिर सरकार नहीं डिसाइड करती, फिर मांग और पूर्ति की शक्तियाँ करती हैं। तो ये जब वहाँ पे चैप्टर आएगा तो भी मैं इसको आपको डीप से समझाऊंगा। तो आपको ध्यान क्या रखना है? आपको ध्यान ये रखना है कि हमने जब सरकार ने स्थिर से लचीली की तरफ कदम लिया कि हम स्थिर को नहीं, हम लचीली को अडॉप्ट करेंगे, तो उससे पहले सरकार ने अपनी करेंसी का डीवैल्यूएशन किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पहले सरकार ने डीवैल्यूएशन किया और उसके बाद स्थिर विनिमय दर को छोड़कर लचीली विनिमय दर को अडॉप्ट किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। विकास, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण वाला चैप्टर। तो टॉपिक का जो नाम है, हमारा टॉपिक का नाम है भाई वैश्वीकरण का क्या मतलब होता है। वैश्वीकरण, हमने एल पढ़ लिया, एल लग गए, पी भी पढ़ लिया, अब केवल एक बताएं जी, वैश्वीकरण जो है क्या होता है। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान रखना है, वैश्वीकरण को ही भूमंडलीयकरण, वैश्वीकरण को ही भूमंडलीयकरण भी कहते हैं। तो अगर एग्जाम में भूमंडलीयकरण लिख के आ जाए, सर इसी का पार्ट है। हाँ तो तीसरा है ना भाई, क्या पहले था एल, दूसरा था पी, तीसरा था जी। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो हमें ये पढ़ना है ग्लोबलाइजेशन का क्या मतलब होता है। भूमंडलीयकरण किस चीज़ को कहते हैं? वैश्वीकरण। पहले हम जरा इसके अर्थ की बात करते हैं, फिर हम जरा अपने मुद्दे पे आएंगे। अगर इसके हम अर्थ की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? इसका अभिप्राय हम यहाँ पे लिखते हैं, इसका अभिप्राय, हाँ आप ये लिख सकते हो, इसका अभिप्राय हमारी अर्थव्यवस्था को, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, इसका अभिप्राय हमारी अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के, शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के क्या करना? शेष विश्व की अर्थव्यवस्था के समीप लेकर आना। समीप का मतलब होता है पास, समीप लेकर आना। अब क्या हो गया भाई, ये कौन सी डेफिनेशन हो गई भाई? हमारी अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के अर्थव्यवस्था के समीप लेकर आना। अब इसका क्या मतलब होता है, बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। जैसे मान लीजिए, हाँ बुक वाला भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लीजिए भारत है, भारत की अर्थव्यवस्था को शेष विश्व की अर्थव्यवस्था, शेष विश्व का मतलब क्या होता है? शेष विश्व का मतलब होता है भारत को छोड़कर जो भी दूसरा देश है उसके मैंने बोला क्या लेकर आना? समीप लेकर आना। समीप का मतलब क्लोज लेकर आना, क्लोज, पास लेकर आना एक दूसरे के। अब क्वेश्चन ये है भाई, ये भारत जो है दूसरे देश के पास कैसे आएगा? तो भारत दूसरे देश के पास कैसे आएगा, उसके जो है भाई 2-3 तरीके के रास्ते होते हैं। आप देखते हो कि जब से मोदी आया है घूमता ही रहता है, कभी जापान चला जाता है, कभी चीन चला जाता है, कभी ट्रम्प के साथ घूमता है, कभी उसकी बीवी के साथ घूम रहा है, और भाई कहीं ना कहीं घूमे ही जा रहा है। तो लोग कहते हैं ये तो ज़िंदगी के मज़े ले रहा है। क्यों घूमने जा रहा है? क्या करने जा रहा है? क्यों जा रहा है वो? नरेश क्यों जा रहा है वो घूमने? क्या करने जाता है वो घूमने? पता है कुछ? उसकी बीवी को तो नहीं देखने जा रहा? यस सर। हाँ पता है मुझे। हाँ क्या? सर हाँ बताइए क्या करने जा रहा है? सर वो ना हमारे जो सर देश के जो व्यापारी वो नहीं है, उसको बढ़ावा देने के लिए ना दूसरे देशों में जाता है, ताकि हमारा जो
क्या नाम है, विकास दर तेजी से हो सकती है। बिल्कुल, देखिए देखिए वो जा रहा है 2 मुद्दों के लिए। इसने बोला कि भाई वो 2 मुद्दे के लिए जा रहा है। पहला जो है वो जा रहा है विदेशी व्यापार के लिए, वो जो है दूसरे देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने जा रहा है, अच्छे रिलेशनशिप बनाने जा रहा है। ये वर्ड तो आपको बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ ही होगा। क्या, ये हम यहाँ पे लिख देते हैं रिलेशनशिप। रिलेशनशिप, अब रिलेशनशिप की बात चल रही है, संबंध की, तो ये वर्ड तो आपको बहुत ही अच्छे से वाकिफ़ है। वो चाहता है कि भारत के दूसरे देशों के साथ कैसे भी करके अच्छे संबंध बने। और अच्छे संबंध कैसे बनेंगे? पहला तो वो तरीका है विदेशी व्यापार, मतलब वो दूसरे देशों के साथ जाता है और बातचीत करता है कि भाई हम आपसे ये लेंगे, आप हमें ये देना, इतना आयात निर्यात करेंगे हम इन चीज़ों का। एक तो ये बात करने जाता है वो, ठीक है। और दूसरा क्या बात करने जाता है? दूसरा वर्ड होता है यहाँ पे FDI कह सकते हो, FII कह सकते हो। दूसरे देशों को कहता है आप हमारे देश में आइए, इंडस्ट्रीज़ को लगाइए, ठीक है। पहले तो रूल रिस्ट्रिक्शन थे, लेकिन अब कोई रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन नहीं है। दूसरे देशों को अपने देश में आमंत्रित करता है कि भाई आइए, इंडस्ट्री लगाइए, उससे हमें ही फ़ायदा होगा। तो ये 2 चीज़ें करने जाता है। अगर ये 2 चीज़ें करेंगे तो क्या होगा? अगर ये 2 चीज़ें करेंगे तो ही हमारे दूसरे देशों के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप हो सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। तो ये दोनों चीज़ों कर लो और अच्छे संबंध बनेंगे, भारत दूसरे देश के क्लोज आ जाएगा। लेकिन फिर एक प्रॉब्लम है, कैसे भाई, ये कैसे होगा? अब घर का बार बार थोड़ी ना जाएगा सब देशों के साथ, तो इसका भी एक समाधान है। क्या समाधान है? बहुत ही ज़्यादा अब आपको ध्यान से सुनना है। मैं आपको 10 से 12 पॉइंट बता रहा हूँ जो कि एक मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। आपको ये समझना है कि आखिर हम दूसरे देशों के साथ अच्छे आयात निर्यात कैसे कर सकते हैं, विदेशी व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा कैसे बढ़ा सकते हैं। पहले तो भाई हमने पढ़ा विदेशी व्यापार वाले चैप्टर के अंदर कि भाई पहले तो हमने बहुत रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस हमने लगा रखे थे, बहुत ही ज़्यादा, लेकिन फिर अब हमने सारा का सारा ख़त्म कर दिया। अब बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, 10 पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा, एक नंबर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है, एक ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था गैट पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? इसका जो पूरा नाम है वो है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। ये इसका जो है पूरा नाम है। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ना, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है गैट, ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? ये जो है 30 अक्टूबर 1947 को 23 देशों के साथ क्या हुई? 23 देशों के साथ ये संगठन जो है इस्टेब्लिश हुआ था, जिसका उद्देश्य क्या था? जिसका उद्देश्य केवल एक ही था कि हमें जो है ना कैसे भी करके मुक्त व्यापार करना है। मुक्त का मतलब फ्री ट्रेड होना चाहिए देशों के बीच में, मतलब किसी भी तरीके के कोई रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो नहीं होने चाहिए। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो 23 देशों के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई 30 अक्टूबर 1947 को, और भारत भी इसका जो है मेंबर बन गया 8 जुलाई 1948 को। भारत जो है वो भी इसका सदस्य बन गया। अब क्योंकि भारत इसका सदस्य बन गया तो इसका फुल फॉर्म क्या है बेटा? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। इसका मतलब है इस ऑर्गेनाइजेशन ने विदेशी व्यापार करने के लिए, आयात निर्यात करने के लिए अपने रूल रेगुलेशन बना रखे थे। जो भी देश इसका सदस्य बन जाएगा वो फिर अपने रूल एंड रेगुलेशन नहीं बना सकता। मतलब वो फिर ऐसे नहीं कर सकता कि मैं कोटा लगा दूंगा, मैं टैरिफ लगा दूंगा। अगर इसका मेंबर आप बन गए
तो फिर इसके जो रूल एंड रेगुलेशन है, आपने अब इसके साथ एग्रीमेंट कर लिया, तो अब आपको इसने जो रूल एंड रेगुलेशन बना रखे हैं आयात निर्यात के, वो ही आपको मानने पड़ेंगे, फिर आप अपना नहीं चला सकते। तो फिर भारत भी बन गया इसका मेंबर, इसका सदस्य, तो फिर भारत को अब इसके रूल एंड रेगुलेशन मानने पड़ेंगे। अब भारत ने ये टैरिफ, कोटा, परमिट ये सब खत्म कर दिया, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन के कई सारे ड्रॉबैक्स थे, जिसकी वजह से ये ऑर्गेनाइजेशन केवल 40-45 साल तक ही टिक पाई, ज़्यादा लंबा नहीं चल पाई। और एक न्यू संगठन इसकी जगह पे आया, जिसको हम WTO के नाम से जानते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि WTO ने गैट को क्या कर दिया है, WTO ने गैट को जो है प्रतिस्थापित कर दिया है। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भाई गैट को किसने रिप्लेस किया, प्रतिस्थापित का मतलब रिप्लेस करना। तो WTO एक नया संगठन आया, वही काम करेगा जो गैट करता था, जिस उद्देश्य के लिए गैट खुला था, फ्री ट्रेड, कि दो देश आपस में फ्री ट्रेड करें, कोई भी रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शन बैरियर नहीं होना चाहिए, टैक्स वगैरह, कोटा, परमिट सब खत्म कर दो। ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन इसी के लिए काम करती थी। अब गैट नहीं है, अब WTO है। WTO का जो पूरा नाम है, WTO का जो पूरा नाम है, ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका जो है नाम है। और इसकी जो स्थापना है वो कब हुई है, 1 जनवरी 1995 को WTO जो है वो स्थापित हुआ है। ये सारी डेट और ये सारे आंकड़े जो मैं आप बता रहा हूँ, ये घोल कर पी जाने हैं। रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम में, 1000 बारी आए हुए हैं। गैट का फुल फॉर्म, गैट कब इस्टेब्लिश हुआ, कितने देशों के साथ हुआ, और हेलो सर। हाँ जी सर ये जून लिखा है, जनवरी लिखा हुआ कहाँ पे, ये जनवरी है भाई, ये जैन है, जैन जनवरी में ये इस्टेब्लिश हुआ, जनवरी में ये। गैट का इंग्लिश में क्या होता है मीनिंग? अभी बता रहा हूँ गैट का हिंदी में मीनिंग। तो 1 जनवरी 1995 को ये जो है इस्टेब्लिश हो गया, और कितने देशों के साथ, 123 देशों के साथ। वो ऊपर वाला कितने का था, ऊपर वाला 23 देश लिखा हुआ है, 23, और ये कितना है, ये है 123 देशों के साथ, मतलब 123 देश इसके सदस्य बने 1995 को। और भारत भी इसका अगर पूछ ले, भारत WTO का मेंबर कब बना, तो भारत WTO का मेंबर 1 जनवरी 1995 को ही इसका मेंबर बना था। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि स्टार्ट तो ये 123 देशों के साथ हुआ, अब धीरे धीरे और भी देश इसके मेंबर बनते रहे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अभी वर्तमान में 164 देश इसके सदस्य हैं, 164 देश अभी वर्तमान में इसके सदस्य हैं। वो आपसे पूछेगा कि मतलब मैंने बोला धीरे धीरे करके नंबर बढ़े होंगे, जैसे भाई 1995 में 123 थे, फिर धीरे धीरे नंबर बढ़े। तो वो आपसे ये पूछेगा कि भाई ये बता 164वां मतलब अभी बना होगा, 164 तो लास्ट है ना। तो वो आपसे पूछेगा कि 164वें देश का नाम बता, वो कौन सा देश है जो अभी WTO का मेंबर बना है। तो 164वां जो देश है उसका क्या नाम है, उसका नाम है अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान जो है, अफ़गानिस्तान इसका सदस्य बना है, और किस डेट को बना है, डेट भी आपको ध्यान रखनी है, 29 जुलाई 2016, 29 जुलाई 2016 को अफ़गानिस्तान WTO का 164वां सदस्य बना है। ये बकवास आपको ध्यान रखनी है। और लास्ट आपको ये ध्यान रखना है कि जो WTO है, WTO का जो हेड ऑफिस है, जो इसका मुख्यालय है, वो कहाँ पर है, WTO का जो हेड ऑफिस है वो आपका जिनेवा, ये स्विट्ज़रलैंड के अंदर जगह है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड कैसे लिखेंगे भाई, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जिनेवा एक जगह है, WTO का मुख्यालय जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। ये 10 बातें जो हमने यहाँ पे लिखी है भाई रिपीटेड है, घोल कर पी जानी है। तो ये हमने क्यों पढ़ी है भाई बातें, इसको पढ़ के हमें क्या मिलेगा,
इसको पढ़ के हमको ये मिलेगा कि भाई क्या कहते हैं, मैंने बोला अगर मुझे अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के समीप लेकर आना है, पास लेकर आना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, आयात निर्यात ज़्यादा करने पड़ेंगे दूसरे देशों से। तो अगर मुझे दूसरे देशों के साथ आयात निर्यात ज़्यादा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे WTO का मेंबर बनना पड़ेगा। अगर मैं WTO का मेंबर बन गया, पहले गैट था लेकिन गैट के कुछ डिसएडवांटेज थे जिसकी वजह से उसको ख़त्म कर दिया गया और गैट के स्थान पे WTO को लाया गया है। वही काम करता है जो जिसके लिए गैट इस्टेब्लिश हुआ था। इसका केवल एक ही मकसद है कि जो भी दो देश आपस में आयात निर्यात कर रहे हैं वहाँ पे कोई रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस वगैरह जो है वो नहीं होनी चाहिए। विदाउट रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस जो हैं देश आयात निर्यात करें, क्योंकि जब विदाउट रूल रेगुलेशन रिस्ट्रिक्शंस देश आयात निर्यात करते हैं तो इससे क्या होता है, तो इससे जो है बेटा क्या कहते हैं, दो देशों के बीच में अच्छे संबंध, अच्छे रिलेशन जो हैं वो बिल्डअप होते हैं। तो एक तो हो गया बात विदेशी व्यापार का। अब एक और मुद्दा समझिए, मैंने दूसरा मुद्दा क्या बोला था, मैंने दूसरा मुद्दा बोला था मोदी जाता है दूसरे देश में और कहता है आइए हमारे देश में, और आइए हमारे देश में, हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री वगैरह को खोलिए। आप बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनना है, एक टर्म आपको समझनी है, उसके बाद ऑफ कर रहे हैं। टर्म आपको जो समझनी है इसको हम कहते हैं आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग जो है क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रिपीटेड है, एग्ज़ाम में आए जा रहा है। हिंदी में इसको क्या कहते हैं, कई सारे इसके नाम हैं हिंदी में आप इसको बाहरी स्रोत भी कह सकते हो, हिंदी में आप इसको बाहरी प्रापण भी कह सकते हो, ठीक है, और भी इसको हिंदी में कहते हैं बाह्य स्रोतन भी कहते हैं। आउटसोर्सिंग ध्यान रखिएगा, आउटसोर्सिंग कहते हैं। इसका सीधा मतलब क्या है, आप पहले ये समझिए, पहला मेरा मतलब समझिए, इसको समझ में नहीं आएगा वरना आपको। इसका मतलब ये है, जो काम आपको करना है ना, जो काम आपको करना है, अगर वो काम आप खुद ना करके किसी और से करवाते हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। दोबारा से सुन लीजिए मैंने क्या बोला, जो काम आपको करना है, जब वो काम आप खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हैं तो उस चीज़ को आउटसोर्सिंग कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपको जो है पाँचों के पाँचों टीचर के जो सब्जेक्ट है के जो टीचर हैं सब ने बोल दिया भाई फाइल बनानी है जी, ठीक है, आपको सबने टीचर ने बोल दिया भाई फाइल बनानी है, पाँचों के पाँचों सब्जेक्ट के टीचरों ने, और मंडे को जमा करनी है। तो आप क्या हो गए, मंडे को जमा करनी है। अब एक दिन में 5 फाइल कैसे बनेंगी, तो आपने क्या करा, आपने किसी और से बनवा ली, तो उस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, उस चीज़ को हम बोलेंगे आपने आउटसोर्सिंग करी है। करनी आपको थी, बनाना आपको था, लेकिन आपने क्या करा, आपने खुद ना करके किसी दूसरे से करवा लिया। इट्स कॉल्ड आउटसोर्सिंग। अब हम बात करते हैं मुद्दे की। मुद्दा ये है, एक कंपनी है, मान लीजिए, अब ज़रा समझिए आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है। एक कंपनी है जिसका नाम है रिलायंस। रिलायंस ने क्या करा, एक सिम लॉन्च करी जिसका नाम है जियो सिम को लॉन्च करा। तो जब रिलायंस ने जियो सिम को लॉन्च करा तो उसको कस्टमरों को इन्फॉर्मेशन देनी थी, कॉल करके बताना था कि भाई हमने एक नई सिम लॉन्च करी है, जियो नाम है इसका, और आप अपनी अगर आप जब आपने देखा होगा जब जियो आई थी नई तो फ़ोन आते थे आपके पास, जगह जगह पे ना कैंप लगे रहते थे कि अपनी सिम को पोर्ट करवा लो। पोर्ट करवाने का मतलब क्या है, एयरटेल को जियो में बदलवा लो, इतना डेटा फ्री मिलेगा, वोडा को जियो में करवा लो, इतना डेटा फ्री मिलेगा अगर आप पोर्ट करवा लेते हो। पोर्ट का मतलब क्या होता है, पोर्ट का मतलब है कि अगर आपकी कोई दूसरी सिम है, आप उससे अगर परेशान हो उस कंपनी से, तो उसको इसमें बदलवा लो, वही नंबर मिल जाएगा आपको, एयरटेल है, आइडिया है, इसमें पोर्ट करवा लीजिए। ऐसे फ़ोन आए थे जब जियो नई आई थी, और उसके साथ ऑफ़र भी मिलता था, उसके साथ ऑफ़र भी कि इतना डेटा फ्री मिलेगा आपको, ऐसे। और क्या कहते हैं, पहले तो जब ये फ्री थी बिल्कुल, फिर इनने अलग अलग अपने पैकेज निकाले कि जी 149 का रिचार्ज होगा, 249 का होगा, फलाने का होगा, ढिमकाने का होगा। कस्टमर को इन्फॉर्मेशन पहुंचानी थी कैसे भी करके। तो अंबानी के पास क्या रास्ता है,
अंबानी के पास कस्टमरों को कॉल करवानी है, अंबानी के पास दो रास्ते हैं। क्या? या तो वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करे, अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करे, उसको कॉल वगैरह करवानी है तो भाई एक डिपार्टमेंट बनवाए। सबसे पहली बात तो उस डिपार्टमेंट के अंदर कर्मचारियों को हायर करे, ठीक है, जो ये काम करेंगे, लोग कॉल वगैरह करके कस्टमरों को बताएंगे। डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा, इसमें लागत लगेगी, अंबानी को खुद टाइम देना पड़ेगा, समय लगेगा और काम इतने अच्छे तरीके से नहीं हो पाएगा क्योंकि अंबानी इस चीज़ के लिए नहीं बना है, ठीक है। तो पहला तरीका तो ये है वो खुद करे, अपनी ही कंपनी के अंदर एक डिपार्टमेंट बना दे, 100 लोगों को हायर करे और वहाँ बंदों को हायर करके और फिर जो भी जिस भी चीज़ से वो कॉल करवाना चाहता है, कंप्यूटर वगैरह, फ़ोन वगैरह सब खरीदने पड़ेंगे, सिमें खरीदनी पड़ेंगी, फ़ोन खरीदने पड़ेंगे और सबका रिचार्ज कराना पड़ेगा। एक तो ये रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है? दूसरा रास्ता ये है, एक कंपनी है जिसका नाम है XYZ, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एक कंपनी है XYZ, उसका काम ही यही है, उसने डिपार्टमेंट ऑलरेडी बना रखा है, उसने 100 बंदे ऑलरेडी हायर कर रखे हैं, उसके पास कंप्यूटर है, फ़ोन है, सब कुछ है उसके पास, ऑलरेडी सब कुछ सेटअप लगा हुआ है। बस वो क्या करती है, वो ये करती है कि जो भी दूसरी कंपनियां जो अपने प्रोडक्ट के बारे में कस्टमरों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती है उनसे पैसे ले लेती है और उसके बिहाफ पे अपने एम्प्लॉय से क्या करवा देती है, उनका काम करवा देती है। अब अंबानी अगर चाहे तो इसको पैसे दे दे जितनी भी ये मांग रहा है और अपने प्रोडक्ट के बारे में बता दे कि भाई ये है, उसके बाद सारा काम कौन करेगा, ये कंपनी करेगी। इससे क्या होगा बेटा, इससे लागत कम लगेगी, टाइम अंबानी का जो है कम बचेगा, कोई सेटअप वगैरह कुछ नहीं करना, सब कुछ वो करेगी कंपनी। और काम जो है ना, क्योंकि इस कंपनी का तो रोज का ही काम यही है और काम जो है ना वो अच्छे तरीके से होगा। तो आप खुद सोचिए कौन सा विकल्प ज़्यादा अच्छा है कि उस काम को खुद करे या उस काम को किसी दूसरे से करवाए। भाई सिंपल सी बात है, अभी के नज़र में अगर हम देखें तो दूसरा विकल्प हमको अच्छा लग रहा है कि भाई जब लागत कम लगेगी, समय कम लगेगा तो ऐसे ही कर लेते हैं, इससे बढ़िया। तो इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इसी चीज़ को हम आउटसोर्सिंग कहते हैं। आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है कि जो काम आपको खुद करना है, जब वो काम आप खुद ना करके किसी दूसरे से करवाते हो तो मेरे भाई उस चीज़ को आउटसोर्सिंग कहते हैं, वो चीज़ आउटसोर्सिंग कहलाती है। आपको क्या ध्यान रखना है, ये अब बात आती है ये जो कंपनी है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, ये जो कंपनी है XYZ, ये इंडियन भी हो सकती है और ये दूसरे देश की भी हो सकती है, इंडियन भी हो सकती है और दूसरे देश की भी हो सकती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ये ध्यान रखना है बेटा कि भारत के अंदर जो है ना, भारत के अंदर ये जो कंपनियां ऐसा काम कर रही हैं कि दूसरे कंपनियों का काम कॉन्ट्रैक्ट बेस पे करती है, पैसे लेती हैं, तो भारत के अंदर ऐसी जो कंपनियां हैं वो इंडियन नहीं हैं, दूसरे देशों की कंपनियां बहुत ही ज़्यादा हैं भारत के अंदर। मतलब क्या हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि भारत के अंदर दूसरे देशों की कंपनियां आ रही हैं और ऐसे काम स्टार्ट कर रही हैं जो कि दूसरे देशों की दूसरे देशों की ज़रूरत है। जैसे मान लो लाइक एडवर्टाइजमेंट कराना है, एक मैंने आपको एग्जांपल दिया, अगर मान लो अंबानी को एडवर्टाइजमेंट कराना होता, अभी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है उस चीज़ को BPO कहते हैं। कॉल करवानी है कस्टमर को तो उस चीज़ को BPO कहते हैं। कस्टमर को कॉल करवा के अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है, एडवर्टाइजमेंट कराना है, कॉल वगैरह का काम करवाना है, कुछ कंपनी को पैसे दो और काम करवाओ। तो ये जो कंपनियां हैं भारत के अंदर आज बहुत ज़्यादा आ रही हैं, दूसरे देशों की, ये जो XYZ कंपनी है ये दूसरे देश की है। तो वो आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन ये है ये जो XYZ कंपनी है ये भारत के अंदर क्यों आ रही है अपना देश छोड़कर। मान लो ये XYZ कंपनी अमेरिका की है, तो ये अमेरिका को छोड़कर भारत में क्या करने आई है, अमेरिका में खोलती ना जाके
भारत में क्या करने आई है, तो वो आपसे पूछेगा बेटा। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भारत जो है ना, भारत आउटसोर्सिंग का हब क्यों बनता जा रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? हब का मतलब क्या होता है? हब का मतलब होता है कि दूसरे देशों की कंपनियां आज भारत के अंदर क्यों आ रही हैं, ऐसा उनको भारत के अंदर क्या पसंद आ रहा है, और या सेंटर क्यों बनता जा रहा है, हब क्यों बनता जा रहा है, या सेंटर क्यों बनता जा रहा है, कुछ भी वर्ड यूज़ कर सकता है। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर ये है कि मेरे भाई भारत के अंदर जो है ना, भारत के अंदर सबसे पहली बात तो सस्ते श्रमिक अवेलेबल हैं, सस्ते श्रमिक। और दूसरा इसका आंसर क्या है? एक तो सस्ते श्रमिक अवेलेबल हैं, और सस्ते के साथ साथ सुजल आपके भाई माइक में दिक्कत है, आप अनम्यूट ही रखिए। सस्ते श्रमिक अवेलेबल हैं और स्किल्ड श्रमिक अवेलेबल हैं भारत के अंदर। भारत के अंदर अगर वो कंपनी, ये जो XYZ है, अगर वो कंपनी अपने देश में खोलती ना, अमेरिका में, जैसे मान लो अगर वो अपने देश में खोलती तो उसे अपने कर्मचारी को 30,000 रुपये देने पड़ती सैलरी। लेकिन अगर अमेरिका में खोलती तो वही काम एक कर्मचारी उनको 30,000 में मिलता। लेकिन अगर भारत में खोल ली है, वही कर्मचारी यहाँ पे उनको 20,000 में मिल जाएगा, 15,000 में मिल जाएगा। तो मज़े आ रहे हैं उस कंपनी के। सस्ते रेट पे क्या हो रहा है? सस्ते रेट पे उसको लेबर उपलब्ध हो रही है और स्किल्ड लेबर अवेलेबल हो रही है। टैलेंटेड लोग भारत के अंदर उपलब्ध हैं। इस वजह से जो कंपनियां हैं वो अपने देश में नहीं खोल ली, अपने देश में खोलेंगी तो वहाँ पे तो उनको लेबर महंगी मिल रही है। इससे बढ़िया भारत के अंदर आओ, कोई रूल रिस्ट्रिक्शन नहीं है, सस्ती लेबर उपलब्ध है और स्किल्ड लेबर है। जो काम उनके देश में अगर वो करती, जो काम करोड़ों रुपए का होता, वो काम इंडिया के अंदर आके अगर कर रही हैं तो वो लाखों रुपए में हो रहा है, पैसा बच रहा है उनका। इस वजह से वो अपना देश छोड़कर भारत के अंदर आ रही हैं और ऐसे काम कर रही हैं जो दूसरे देशों की ज़रूरत है। तो अगर वो आपसे पूछे कि भाई वो भारत आउटसोर्सिंग का सेंटर क्यों बनता जा रहा है, हब क्यों बनता जा रहा है, तो क्योंकि यहाँ पे सस्ते श्रमिक उपलब्ध हैं और स्किल्ड उपलब्ध हैं, इस वजह से। तो इससे भारत को, इससे एक मिनट रुक जाए, आपके माइक में दिक्कत हो रही है। इससे भारत को क्या लाभ है? और सिंपल सी बात है, भारत को लाभ ही लाभ है इससे। भाई नल्लों की संख्या इतनी है भारत के अंदर, अबे बेरोजगार इतने हैं भारत के अंदर, पबजी खेल लो, फ्री फायर खेल लो, टिकटॉक चला लो, इंस्टा चला लो, नल्ले हैं यही। तो भारत को क्या लाभ है इससे? रोजगार उपलब्ध होगा भारत के लोगों को, रोजगार जो है उपलब्ध होगा भारत के लोगों को। लेकिन सबसे पहला फ़ायदा तो यही है बेटा, रोजगार उपलब्ध होगा इससे भारत को, सबसे पहला पॉइंट। लेकिन वो दूसरे क्वेश्चन पूछेगा, जो डेवलप्ड कंट्री है ना, डेवलप्ड कंट्री कौन सी होती है? विकसित देश। वो आपसे बोलेगा कि विकसित देश इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, मतलब जो डेवलप्ड कंट्री है वो इस चीज़ के खिलाफ है। क्या ऐसा नहीं करो, आप अपना देश छोड़ के दूसरे देशों में जा रहे हो। भाई जो डेवलप्ड कंट्री है वो इसके विरोध में है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, XYZ कंपनी को वो जिस देश की है वहीं खोले, वो क्यों भारत में जा रही है। तो वो आपसे बोलेगा विकसित देश इसका विरोध क्यों कर रहे हैं। तो आपको लिखना है इसके आंसर में, सपोर्ट मटेरियल के अंदर भी इसका आंसर है, आपको लिखना है इसके आंसर में कि भाई विकसित देश इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विकसित देश जानते हैं कि अगर ऐसे धीरे धीरे सारी कंपनियां अगर भारत के अंदर चली गई तो भारत भी फिर एक टाइम पे डेवलप्ड कंट्री बन जाएगा और हमारा कॉम्पिटिटर बन जाएगा एक टाइम पे। वो चाहती हैं जो देश अंडर डेवलप है, डेवलपिंग है, वो वैसा ही रहे, डेवलप ना बने कभी भी। तो इसलिए जो विकसित देश हैं उसका विरोध कर रहे हैं कि एक टाइम ऐसा आएगा जब सारी कंपनियां भारत के अंदर चली जाएंगी तो भारत भी एक टाइम पे डेवलप बन जाएगा और हमारी तरह हो जाएगा। तो वो चाहती है भारत कभी डेवलप ही ना हो, ऐसा ही रहे, इसलिए दूसरे देश इसका विरोध कर रहे हैं। तो आउटसोर्सिंग से हम दूसरे देशों से भी अच्छे रिलेशन बना सकते हैं और हम ये कर रहे हैं और भारत के अंदर आज दूसरे देशों की कंपनियां आ रही हैं।